हाय स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो आप कैसे हैं? आइए चलते हैं हम क्लास 9th में हिस्ट्री के साथ लेसन 3 नाजिज्म एंड राइज ऑफ हिटलर। बेटा बता दूं कि लेसन का 3rd वीडियो है। इससे पहले मैं 3 पार्ट्स और 2 पार्ट्स कर चुका हूं। और आज जो हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे उसका नाम है द इफेक्ट ऑफ द वार एंड द पॉलिटिकल रेडिकलिज्म एंड द इकोनॉमिक क्राइसिस। स्टूडेंट बता दूं, मैं पिछले वीडियो में जो हम लोग सेकेंड पढ़े थे उसमें पढ़ा था जर्मनी या जो फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ था उसका इफेक्ट जो है हमने आज इस वीडियो में देखेंगे। लेकिन उससे पहले हम लोग जो पढ़े थे कि जो फर्स्ट वर्ल्ड वार में जो जर्मन के साथ जो ट्रेटी ऑफ वर्साइल हुई थी, ठीक है, उससे उसकी रिसोर्स जो इनकम जो है, तो ट्रेटी ऑफ वर्साइल में क्या हुआ था कि जर्मनी के साथ इतना नाइंसाफ़ी एक तरह से कर सकते हैं कि जो उसके सोर्स ऑफ इनकम थे या रिसोर्स थे उसको ऑक्यूपाई कर लिया गया था अलग अलग कंट्री द्वारा। तो आखिर हम बात करेंगे कि उसका जो वाइमर रिपब्लिक हुआ था उसके बाद जो है जो युद्ध हुई थी उससे पहले, तो उसका क्या इफेक्ट हुआ था जर्मनी पे, मेनली हम लोग यहाँ देखेंगे। तो बेटा अगर आपके पास बुक अवेलेबल है तो आप पेज नंबर 52 को ओपन कर लीजिए ताकि आपको लाइन बाय लाइन का स्टोरी क्लियर समझ में आ जाए। ओके, देखते हैं। द वार हैड अ डिवास्टिंग इम्पैक्ट ऑन द इंटायर कंटिनेंट बोथ साइकोलॉजिकली एंड फाइनेंशियली। देखो बेटा, युद्ध जो होता है वो किसी भी तरह से या किसी मायने में फ़ायदेमंद नहीं होता है, ठीक है। उसका इफेक्ट साइकोलॉजिकल भी होता है, इकोनॉमिकल भी होता है, पॉलिटिकल भी होता है। दैट मीन्स उसका इफेक्ट सभी एरिया से या सभी मायने से उसका बैड होता है, ठीक है। फ्रॉम अ कंटिनेंट ऑफ क्रेडिटर्स, यानी कि जो यूरोपियन कंट्री था उसे पहले कहा था कि टर्म ऑफ क्रेडिटर, यानी कि लोन देने वाला जो कंट्री था वो टर्न इनटू द वन ऑफ डेबिटर्स, यानी कि कर्जदार बन गया था। यानी कि फर्स्ट वर्ल्ड वार से जो पहले यूरोपियन कंट्री कंडीशन ऐसा थी, इकोनॉमिक कंडीशन उसकी ऐसी मजबूत थी कि वो पर दूसरे कंट्री को लोन देता था, ठीक है। यानी कि वो पहले कर्जदाता के रूप में जाना जाता था यूरोप को, लेकिन युद्ध के बाद उसकी इतनी क्राइसिस हुई कि अब वो कर्ज लेने वाला कंट्री के रूप में जाना लगा था। कौन? यूरोप, पूरे यूरोपियन की बात हो रही है। अनफॉर्चुनेटली द इन्फेंट वेमियर रिपब्लिक वॉज बीइंग मेड टू पे फॉर द सिन ऑफ द ओल्ड एम्पायर। जैसे कि हम लोग ने कल पहले भी पढ़ा था कि जो वाइमर रिपब्लिक इस्टेब्लिश हुई थी वार के बाद, तो जो भी वार में कंपेंशन जो देना था, जो न्यूली इलेक्टेड गवर्नमेंट थी, वाइमर में जो मीटिंग हुआ था या असेंबली द्वारा हुआ था, तो पुराने एम्पायर ने जो भी किया, वर्ल्ड वार में पार्टिसिपेट हुआ या जो भी है, उसकी सारी जो कंपेंशन है, सारे जो हर्जाना है, जो न्यूली गवर्नमेंट थी उसके ऊपर थोप दिया गया, ठीक है। द रिपब्लिक कैरिड द बर्डन ऑफ वार गिल्ट, और जो रिपब्लिक थी, जो नई नई सरकार बनी थी वाइमर में, तो उसके पास इतना बर्डन आ गया था कि जो वार में जो लॉसेस हुआ था उसकी सारे क्षतिपूर्ति के लिए इस न्यूली गवर्नमेंट पे वो क्या बोलते हैं उसको बर्डन दे दिया गया था। दूसरी बात, इंटरनेशनल लेवल पे उसकी ह्यूमिलेशन भी हुआ करती थी, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे उसकी शिकायतें भी हुआ करती थी, उसकी उलाहना हुआ करती थी या उसको आत्मग्लानि का शिकार होना पड़ता था। एंड वाज फाइनेंशियली क्रिपेल्ड बाय द बीइंग फोर्स्ड टू पे द कंपेंशन, और उसके ऊपर इतना कंपेंशन था, इतना हर्जाना था, आपने देखा उसको कि इतने होने के बाद भी उसको 6 अरब पाउंड का कंपेंशन भी देने को मतलब बाध्य कर दिया गया था, ठीक है। इसके बाद जो है नेक्स्ट, दोज हु सपोर्टेड द वाइमर रिपब्लिक मेनली सोशलिस्ट, कैथोलिस्ट एंड डेमोक्रेट्स। जो वाइमर रिपब्लिक जो नई गवर्नमेंट इस्टेब्लिश हुई थी जर्मन में, उसको सपोर्ट करने वाले मुख्य रूप से यही 3 हैं। और जो वाइमर रिपब्लिक जो है मेनली सोशलिस्ट पार्टी जो समाजवाद है, कैथोलिस्ट एंड डेमोक्रेट्स, इस विचारधारा के लोग उस वाइमर गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रहे थे। बिकम इजी टारगेट टू अटैक इन द कंजर्वेटिव्स, क्योंकि जो कंजर्वेटिव्स थे, जो पुराने रूढ़िवादी विचारधारा के लोग थे, जो युद्ध से पहले उसको कंट्रोल करते थे, उसके अगेंस्ट में अटैक करने का यही एक टारगेट था कि हम लोग जो रिपब्लिकन गवर्नमेंट को इस्टेब्लिश कर रहे हैं या किए हैं, इसी के अकॉर्डिंग हम उसे रिप्रेस कर सकते, दबा सकते हैं। दे वेयर मॉकली कॉल्ड द नवंबर क्रिमिनल्स, और ये इनका इतनी मतलब होती थी उल्लंघना या शिकायत कर सकते हैं कि इसको नवंबर के क्रिमिनल्स भी कहे जाते थे। किनको? वाइमर रिपब्लिक जो गवर्नमेंट के अंतर्गत जो सपोर्ट करने वाले लोग थे, यानी कि सोशलिस्ट, कैथोलिस्ट एंड डेमोक्रेट्स को। This mid-set has a major impact on the political developments of the early 1930 as well as soon see, यानी कि इसका इतना गहरा प्रभाव पड़ा, दैट मीन्स पॉलिटिकल डेवलपमेंट पे लगभग 1930 के आसपास, उसको हम देखेंगे। आगे देखते हैं नेक्स्ट।
द फर्स्ट वर्ल्ड वार लेफ्ट अ डीप इम्प्रिंट ऑन द यूरोपियन सोसाइटी एंड द पॉलिटी, यानी कि फर्स्ट वर्ल्ड वार का बहुत गहरा प्रभाव जो है पूरे यूरोपियन कंट्री पे या पूरे यूरोपियन सोसाइटी पर पड़ा था। शोल्डर्स केम टू बी प्लेस्ड एवब सिविलियन, यानी कि जो शोल्डर्स जो थे, जो सैनिक उसमें वार में मतलब इंगे थे, वो लगभग आपको सिविलियन प्लेस से आते थे, यानी कि आम नागरिक वहाँ के थे। पॉलिटिशियंस एंड पब्लिसिस्ट लेड ग्रेट स्ट्रेस ऑन द नीड फॉर मैन टू बी एग्रेसिव, स्ट्रॉन्ग एंड मैस्कुलिन, यानी कि ये जो पॉलिटिशियन थे या जो पब्लिसिस्ट थे, जो आम नागरिक थे, वहाँ की मानता था कि अब हमें अपने आप को सुधारने के लिए, अपने कंडीशन को इम्प्रूव करने के लिए हमें अग्रेसिव होना चाहिए, ठीक है, और स्ट्रांग होना चाहिए, और मैस्कुलिन यानी कि जो है ताकतवर होना चाहिए, ताकि हम अपनी जो मतलब वो हेमुलेशन हुआ है उसकी जो है क्या कहते हैं उसको मेंटेन कर सकते हैं, उसका बदला अपना ले सकते हैं। द मीडिया ग्लोरीफाइड द ट्रेंच लाइफ, और जो मीडिया थी वो ट्रेंच लाइफ में खंदक में रहने वाले, यानी कि जिनका घर द्वार नहीं है, जो झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं, वैसे ज़िंदगी को जो मीडिया थी ग्लोरीफाइड कर रही थी। भाई चलो हम इसमें है तो कोई दिक्कत नहीं है, सबसे अच्छी लाइफ है, जो घर द्वार बनाने से या ये करने से जो है बेटर है। तो जो बाहर रहते थे, खंदकों में जो जीते थे, उनकी लाइफ के बारे में जो मीडिया थी वो ग्लोरीफाइड यानी कि और बढ़ा चढ़ा करके उसको बताने का काम करते थे। लेकिन हकीकत तो यह है, द ट्रूथ हाउएवर वाज द सोल्डर्स लाइव मिजरेबल लाइफ्स इन दिस ट्रेंच, लेकिन वास्तव में देखा जाए कि जो सोल्डर्स थे, जो सैनिक जो थे, जो युद्ध में लड़ा करते थे या फिर देश की सेवा करते थे, उनकी लाइफ बहुत ही क्या थी, मिजरेबल, यानी कि बहुत ही दयनीय स्थिति में वो जिया करते थे। और ट्रैप्ड विद द राइट्स फीडिंग ऑन क्रॉप्स, और वे जो सैनिक थे खंदकों में वैसे साथ रहते थे जो चूहे जो हुआ करते थे, जो लाशों को खाते थे, वैसे चूहों के बीच में सैनिक रहने को मजबूर थे। दे फेस्ड पॉइजनस गैस एंड एनिमी सेलिंग, और वह हमेशा पॉइजनस गैस का शिकार हुआ करते थे और अपने साथियों को पल पल मरते हुए भी देखा करते थे। अग्रेसिव वार प्रोपेगेंडा एंड नेशनल ऑनर ऑक्युपाइड सेंटर स्टेज ऑफ द पब्लिक स्फेयर, और पब्लिक के रूप में, यानी कि जो सैनिकों के साथ जो मतलब इस तरह की दुर्व्यवहार हुआ करती थी या जो कंडीशन थी, वो पब्लिक सेंटर पे यानी पब्लिक के सामने उनकी एक्चुअल हकीकत को न दिखा करके उसके मतलब एक तरह से प्रोपगेट करके कि इनकी जो लाइफ है बहुत बेटर है, ये मतलब अपना मतलब इस तरह से उनको शो करती थी ताकि लोग जो है उनके बारे में हकीकत नहीं जान पाए। वाइल पॉपुलर सपोर्ट ग्रीव फॉर द कंजर्वेटिव्स dictatorship that had recently come to being, democracy was indeed a young and fragile idea which could not survive an instability the interwar Europe, यानी कि सबसे डेमोक्रेसी की जो विचार थी वो काफ़ी ज़्यादा मतलब अभी तो न्यूली गवर्नमेंट हुई थी और इससे ज़्यादा वो मतलब क्या बोलते हैं उसको पॉपुलर नहीं हो पाई थी। अब यहाँ पर हम देखते हैं, हमने देखा कि वार ऑफ इफेक्ट में जो मतलब रेट अप थे या फिर सैनिकों का जो लाइफ था या जर्मन का जो इकोनॉमिक या पॉलिटिकल जो कंडीशन था वो बहुत ज़्यादा क्या हो चुका था, रिड्यूस हो चुका था पहले की अपेक्षा। अब यहाँ पर हैं एक तो नए टॉपिक है जो आपका पॉलिटिकल रेडिकलिज्म एंड द इकोनॉमिक क्राइसिस, यानी कि इकोनॉमिक क्राइसिस मीन्स क्या होता है, आर्थिक मंदी इसको बोलते हैं, और न्यू परिवर्तनवाद यानी कि पॉलिटिकल में क्या नया बदला था हम लोग इसमें देखेंगे। पॉलिटिकल रेडिकलिज्म मतलब होता है राजनीतिक में बदलाव या परिवर्तन। तो द बर्थ ऑफ वाइमर रिपब्लिक कंसिडर्ड विद द रिवोल्यूशनरी अपराइजिंग द स्पार्टकिस्ट लीग ऑन द पैटर्न ऑफ द बॉल्शेविक रिवोल्यूशन इन रशिया, यानी कि रशिया में जिस तरह से उस समय जो है बॉल्शेविकों द्वारा रिवोल्यूशन की जा रही थी, तो जो न्यू रिपब्लिकन जर्मन में इटेब्लिश हुई थी वाइमर में, तो वो भी उसी तर्ज पे, यानी कि जो रशिया में रिवोल्यूशन कर रहे थे बॉल्शेविक लोगों ने, तो बॉल्शेविक की जो रिवोल्यूशन के ही स्टाइल में जो न्यू गवर्नमेंट थी जर्मन में रिपब्लिकन का, तो चाहते कि हम अपने यहाँ भी क्या करें, उस ढंग से फिर से रिवोल्यूशन करें अपने ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट के अगेंस्ट में। सोवियत ऑफ वर्कर्स एंड सेलोवर्स वेयर इटैब्लिश्ड, जो सोवियत मीन्स क्या होता है, दैट मीन्स ग्रुप ऑफ पीपुल हैड कॉमन एम, यानी कुछ लोगों का ग्रुप होता है जिसका सभी का लक्ष्य जो है एक जैसा होता है, उसको सोवियत बोलते हैं। तो अलग अलग सिटीज़ में सोवियत बनना स्टार्ट हो गए। द पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर इन बर्लिन वाज चार्ज्ड विद द डिमांड्स ऑफ सोवियत स्टाइल गवर्नमेंट, और धीरे धीरे जो पॉलिटिकल एक तरह से राजनीतिक माहौल बन गया, वही सोवियत स्टाइल जैसा सोवियत में गवर्नमेंट चल रही है उसी प्रकार की गवर्नमेंट यहाँ भी होनी चाहिए। दोज अपोज टू दिस
सच एज द सोशलिस्ट, डेमोक्रेट्स एंड कैथोलिस्ट। और इस प्रकार के विचारों को अपोज करने वाले थे कौन कौन? सोशलिस्ट, डेमोक्रेट्स और कैथोलिस्ट। यानी कि इन तीन विचारों के लोग यहाँ पर इसको अपोज करते थे। और उन्होंने वाइमर में फिर से मीटिंग किए और शेप ऑफ द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, और फिर से एक नई तरह के विचारों मतलब डेमोक्रेटिक रिपब्लिक का उन्होंने शेप दिया, आकार दिया। द वाइमर रिपब्लिक क्रस्ट द अपराइजिंग द हेल्प ऑफ द वार वेटरन्स ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड द फ्री क्रॉप्स। और उन्हें फिर से वाइमर में मिला और पुराने विचारधारा को क्रश करके फिर से एक नई तरह की गवर्नमेंट का वो स्टार्टिंग करना चाहा, उसका नाम दिया है फ्री क्रॉप्स। ओके, देखते हैं इसमें होता क्या है। द अगेंस्ट स्पार्टिकिस्ट लेटर फाउंडेड द कम्युनिस्ट पार्टी। और जो ग्रुप बनाया इन्होंने तीनों ने मिल करके स्पार्टिकिस्ट का, उसका नाम दिया बाद में क्या? कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ जर्मनी। यानी जो तीनों लोगों ने मिला, डेमोक्रेट्स, कैथोलिस्ट एंड सोशलिस्ट, इन्होंने एक पार्टी बनाया, इसका नाम क्या रखा? कम्युनिस्ट पार्टी के नाम से उसको रखा गया था। कम्युनिस्ट एंड सोशलिस्ट henceforth became incredible enemies and could not make common cause against the Hitler। और देखिए यहाँ पर जो दोनों पार्टियाँ थी, कम्युनिस्ट और सोशलिस्ट, धीरे धीरे एक दूसरे का बहुत बड़ा दुश्मन होते गए। एक वर्ड है ना, इनकंसेबल एनिमीज, यानी कि कटु दुश्मन कर सकते हैं, या फिर मतलब क्या बोल सकते हो, दैट मीन्स एक तरह से विरोधी कर सकते हैं, वे हो गए। और इतना मतलब वो एक दूसरे दुश्मन हो गए कि हिटलर के प्रति कभी भी उनमें एकता नहीं आई कि हम लोग एक होकर के हिटलर को हरा सकें। जैसे एंड नेक्स्ट, बोथ रिवोल्यूशनरी एंड मिलिटेंट नेशनलिस्ट क्रेव द रेडिकल सोल्यूशन। और इस प्रकार दोनों ने मिल करके रिवोल्यूशनरी एंड जो मिलिट्री के लोग थे, नेशनलिस्ट थे, उन्होंने न्यू विचारधारा की सोल्यूशन जो है कर पाए। तो आगे जाते हैं। पॉलिटिकल radicalization was only heightened when the economic crisis of 1923। यानी कि जो पॉलिटिकल जो बदलाव को चाहने वाले लोग थे, उनका इकोनॉमिक क्राइसिस जो है 1923 के आसपास हो गया था। जर्मन हैड फॉट द वार लार्जली ऑन द लोन। यानी जो जर्मनी जो फर्स्ट वर्ल्ड वार में पार्टिसिपेट हुआ था, वो मुख्य रूप से लोन से लिए हुए पैसे से पार्टिसिपेट करा था। एंड हैड टू पे वार रिस्परेशन इन गोल्ड। और युद्ध में जो भी क्षति हुआ करता था या होता था, उसको गोल्ड के रूप में दे करके अपने को वो करता था। ठीक है, दिस डिप्लेक्टेड गोल्ड रिजर्व्स एट द टाइम रिसोर्स वेयर द स्कैरसेस्ट। और धीरे धीरे उनका जो गोल्ड का रिसोर्स था या गोल्ड रखने मतलब वो था, वो धीरे क्या हो रहा था? समाप्त हो रहा था। इन 1923 जर्मनी रिफ्यूज टू पे। और जो जर्मनी को जो कि वर्साइल की जो संधि हुई थी, ट्रीटी ऑफ वर्साइल हुई थी, उसमें कंपेंशन जो देने की बात थी, उसको जर्मनी ने क्या किया कि भाई अब मैं नहीं दूंगा, मेरी हालत इतनी नाजुक हो चुकी है कि अब मैं आपको कंपेंशन नहीं दे सकता हूं। उसको साफ तौर से मना कर दिया। कब? 1923 में। डेट याद रखना आप लोग, यही सब इंपॉर्टेंट होता है। एंड द फ्रेंच ऑक्युपाइड द इट्स लीडिंग इंडस्ट्रियल एरिया। और जब ये मना कर दिया तो जो फ्रांस था, ठीक है, वो क्या किया? जर्मनी का जो मेन इंडस्ट्रियल एरिया था उसको अपने कब्जे में ले लिया। कौन ले लिया? फ्रांस। उसका नाम था रूर। यानी कि जो एरिया था इंडस्ट्रियल एरिया, उसका नाम क्या था? रूर। टू क्लेम देयर कोल। और जो उनके कोल का जो एरिया था, जहाँ बहुत ज़्यादा मात्रा में कोल के माइंस थे, उसको भी अपने अंडर में कंट्रोल कर लिया। जर्मनी रिटेल्ड विद द पैसिव रेसिस्टेंस एंड प्रिंटेड पेपर करेंसी रिस्क ली। यानी कि इस प्रकार जर्मनी में इतने मतलब क्या बोलते हैं, पैसे की क्राइसिस हो चुकी थी कि वो पैसे जो है पेपर पे छापना स्टार्ट कर दिया था। कौन? जर्मनी। ठीक है, अपने मतलब एक्सपेंस को मेंटेन करने के लिए। लेकिन क्या होता है, जब आपके पास रिसोर्स नहीं रहेगा और आप केवल पेपर पे पैसे छाप जाएंगे, तो प्राइसेस ऑफ गुड्स क्या हो जाएंगे? धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे। ठीक है, वही हुआ उसके साथ भी। विथ टू मच प्रिंटेड मनी इन सर्कुलेशन द वैल्यू ऑफ जर्मन मार्क फेल। यानी कि इतनी मात्रा में जो है जर्मनी में प्रिंटेड पैसे आ गए थे या मार्केट में चलना शुरू हो गया था कि जो पैसे की जो वैल्यू थी वो गिर चुकी थी। वहाँ मार्क, जैसे हम लोग बोलते हैं ना 1 रुपीज़, 1 करेंसी का अमाउंट 1 रुपीज़ बोलते हैं, उसी प्रकार वहाँ जर्मन में मार्क बोला जाता है। क्या बोला जाता है? मार्क। आपको अलग अलग कंट्री का अलग अलग करेंसी होता है, तो वहाँ मार्क बोलते हैं। यानी कि धीरे जैसे जैसे पैसे की वैल्यू मतलब वहाँ मतलब कम होते गई, वैसे वैसे जो है क्या करने, पेपर का नोट जो है छापते चले गए। जितना अधिक मात्रा में नोट छापा गया, उतना ही पैसे की वैल्यू और वहाँ पर कम हो गई। देखते हैं, इन अप्रैल द यूएस डॉलर वाज इक्वल टू 24,000 मार्क्स। यानी कि यूएस का $1,
यूएस का $1 जो है जर्मन का 24,000 मार्क्स के बराबर था। समझिए पैसे की वैल्यू कितना गिर चुकी थी। ये बात है अप्रैल की। जुलाई आते आते जो है ये वैल्यू और गिर करके 3,53,000 मार्क्स हो गया, यानी कि यूएसए का $1 और जर्मन का 3,53,000 मार्क्स हो गया। उसके बाद अगस्त में यानी कि जस्ट 1 मंथ बाद ये जो वैल्यू है और गिर करके कितना हो गई थी, 46,21,000 मार्क्स हो गई थी। और एट एंड 90 करोड़ 8,60,000 रुपीज़ ये हो चुकी थी आपको दिसंबर में। यानी कि देख रहे हैं कि $1 की कीमत जो है यहाँ पर कितने रुपया हो गया, यानी कि जो वैल्यू ऑफ मतलब प्रोडक्ट्स था वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था और पैसे की वैल्यू गिर चुकी थी। कहाँ की गिरी थी जी? ओके, जर्मन की। इन फिगर हैड रन इनटू द ट्रिलियन, यानी कि जो फिगर जो बाद में चल के ट्रिलियन में पहुंच चुका था। एज द वैल्यू ऑफ मार्क्स वाज कोलैप्स, और धीरे धीरे जो है जो वैल्यू मार्क्स की है यानी पैसे की वैल्यू थी वो कोलैप्स हो गई, गिर गई थी। प्राइसेस ऑफ गुड शॉर्ट, और जो प्राइसेस थे सामानों के वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ गए थे। द इमेज ऑफ जर्मन कैरिंग कार्ट लोड्स ऑफ करेंसी नोट्स टू बाई अ लोफ ऑफ ब्रेड वाज वाइडली पब्लिसाइड इवोकिंग वर्ल्ड वाइड सिंपैथी, यानी कि जर्मनी के में पैसे की वैल्यू इतनी गिर चुकी थी कि सिंपल से एक ब्रेड को परचेज करने के लिए उन्हें गाड़ी भर पैसे लाद करके लाना पड़ता था मार्केट में, तब जाकर के उन्हें क्या मिलती थी, ब्रेड मिलता था। आपको पीछे के फिगर में दिया भी होगा लोग किस तरह से मार्केट में वो कर रहे हैं, आप इसको देख सकते हैं बुक में, ठीक है, पेज नंबर आपको 53 पर दिया हुआ है। ओके, तो इस तरह से वहाँ पर जो वैल्यू ऑफ मनी थी वो बहुत ज़्यादा गिर चुकी थी और जो प्राइसेस थे वस्तुओं के ज़्यादा बढ़ चुके थे, और इस प्रकार इतनी दयनीय स्थिति हो चुके थे कि पूरे वर्ल्ड में इसको सिंपैथिक देखना जान लगा, भाई जर्मनी की हालत बहुत नाजुक है, बहुत ख़राब हो गया है, लोग ऐसे विचार अपना ये करने लगे थे। दिस क्राइसिस केम टू बी नोन एज द हाइपर इन्फ्लेक्शन, अ सिचुएशंस व्हेन प्राइसेस राइज फेनोमेनली हाई, यानी कि हाइपर इन्फ्लेक्शन तब बोलते हैं जब किसी वस्तु का दाम बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ जाता है। इवेंचुअली द अमेरिकन्स इंटरवेंड एंड bailed Germany out of the crisis by introducing a Dewey's plans। दैट मीन जर्मनी अमेरिका ने फिर से इन पर दया दिखाई और उन्होंने जर्मनी की स्थिति को कुछ कंट्रोल करने के लिए उन्होंने एक तरह से इंट्रोड्यूस किया द्वेष प्लान। इसमें क्या होता है, विच रिवॉक्ड द टर्म ऑफ द रिप्रेशंस ऑफ इज फाइनेंशियल बर्डन ऑफ जर्मन, और जर्मनी पे जो फाइनेंशियल बर्डन था उसको कुछ कम करने के लिए शॉर्ट टर्म में लोन दे करके इसको चाहा कि मतलब इस कंडीशन जो है थोड़ा सा इम्प्रूव किया जा सके। तो जो नेक्स्ट पार्ट होगा द ईयर ऑफ डिप्रेशन, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं, ठीक है। आप लोग इसको पढ़िए, नोट्स बनाइए, और डाउट्स है तो पर्सनल व्हाट्सएप पे कमेंट भी कर सकते हैं, कोई डाउट नहीं है, ठीक है। तो अब मैं चलता हूँ, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ, तब तक के लिए गुड बाय।